अगर मैं आपसे केवल रेफरेंस के लिए एक क्वेश्चन करूं कि इस नॉर्मल सी पेन की लेंथ आखिर कितनी हो सकती है, तो आई एम श्योर कि मैक्सिमम लोग इसका साइज 15 सेंटीमीटर या फिर इसके आसपास के नंबर पर एस्टिमेट लगा रहे होंगे, राइट। बट मैं अगर आपको इस सर्कल का एरिया बताने के लिए कहूँ तो मे बी आप इसके राइट आंसर तक पहुंच पाओ। लेकिन वहीं इस क्वेश्चन के साथ एक हिंट टाइप कुछ दिया गया होता तो आप इसके राइट आंसर के आसपास तो पहुंच ही जाते। अब सेम इसी डाटा के अकॉर्डिंग जब आपको इस पेन के लेंथ का रेफरेंस पता था तो आप इसके राइट आंसर तक पहुंच गए। बट वहीं सर्कल के केस में जब तक एक रेफरेंस नहीं मिला तब तक इसके राइट आंसर तक पहुंचना काफी डिफिकल्ट था। और सेम ऐसा ही कुछ इस यूनिवर्स के सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ मींस प्लैंक लेंथ के साथ भी होता है, जिससे अभी तक कोई भी साइंटिस्ट इसे विजुलाइज नहीं कर पाए हैं। क्योंकि प्लैंक लेंथ इस स्केल के 1 सेंटीमीटर से बिलियन 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 इनटू मिलियन टाइम छोटे यानी 10⁻⁻35 मीटर स्मॉल होते हैं। और ये इतना ज्यादा स्मॉल होते हैं कि इनके आसपास की लंबाई की चीजें इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। अब इतना सब कुछ जानने के बाद अब ये सवाल खड़ा होता है कि जब इस लंबाई की चीजें इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं तो इसे विजुलाइज कैसे किया जा सकता है। अब देखो इसके बारे में थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले ये समझो कि हमारा ब्रेन किसी भी ऑब्जेक्ट को इंटरप्रेट कैसे करता है, क्योंकि तभी आप इस प्लैंक लेंथ को विजुलाइज कर पाओगे। अब क्योंकि हमारा ब्रेन किसी एक चीज़ों का हमेशा दूसरी चीज़ों से कंपेयर करके अप्रोक्सीमेट उसका साइज एस्टिमेट करता है, और यही रीज़न भी है कि उस पेन के केस में तो रेफरेंस सेट था और इसलिए आप उसका साइज एक्यूरेट बता पाए हो। और सेम इसी डाटा को रीड करने के लिए हमारे ब्रेन में स्पेशल 2 तरीके के सेल पाए जाते हैं। ये पहला सेल जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट के मैप को बनाता है, और ये दूसरा सेल जो इस इन्वायरमेंट में कौन सी चीजें कहाँ पर हैं उसका चेक पॉइंट लगाते हैं। और फिर अल्टीमेटली इन दोनों सेलों के कंबाइंड डेटाबेस पर हमारा ब्रेन एक रेफरेंस फ्रेम तैयार करता है, जिससे हर ऑब्जेक्ट की साइज को देखने मात्र से हमारे ब्रेन में छप जाती है। और जिसका सीधा सीधा मतलब ये है तो हमारा ब्रेन उसकी साइज को एस्टिमेट करने लगता है और अपने कंबाइंड डेटाबेसेस पर एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट ढूंढने लगता है। और सेम इसी डाटा को प्रूफ करने के लिए 2014 में साइंटिस्टों ने चूहों पर एक एक्सपेरिमेंट किया, और जिसके रिजल्ट में उन्होंने ये कंक्लूड किया कि हमारा ब्रेन इन्हीं रेफरेंस फ्रेम और हमारे अन्य सेंसेस के कलेक्टेड डेटा को इनकॉर्पोरेट करके इन्वायरमेंट में पड़े ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बनाता है और एक दूसरे से कंपेयर करके उसके साइज को एस्टिमेट करता है। और सेम ऐसे ही मैं भी आपको उस सर्कल के केस की तरह रेफरेंस प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपके ब्रेन को हेल्प मिल सके और आप प्लैंक लेंथ को इजीली विजुलाइज कर पाओ। तो सपोज करो कि एक एटम अगर अर्थ जितना बड़ा हो तो उसके सामने एक न्यूक्लियस इतना छोटा होगा तो वो सिर्फ एक गुड़गांव साइबर सिटी जितने बड़े शहर को ही कवर कर पाएगा। और अब इस न्यूक्लियस को फिर अर्थ जितना बड़ा कर दें तो उसके सामने एक इलेक्ट्रॉन उसी गुड़गांव साइबर सिटी जितना छोटा होगा। और वहीं अगर उस गुड़गांव जितने छोटे इलेक्ट्रॉन को फिर उसे अर्थ जितना बड़ा कर दें तो उसके सामने प्लैंक लेंथ साइज का ऑब्जेक्ट लिटरली एक एटम जितना छोटा होगा। मतलब आप देख ही सकती हो कि एक एटम जिसे हम इतने सालों तक एक स्मॉलेस्ट इनविजिबल पार्टिकल मानते आ रहे थे, एक प्लैंक लेंथ साइज भी उसके साथ कंपेयर करके उसे विजुलाइज नहीं किया जा सकता। क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे कि एक नॉर्मल से एटम को विजुलाइज करने में लिटरली 25 सेंचुरी का समय लगा है। अब देखो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर एक एटॉम की थ्योरी अप्रॉक्स 500 BCE में आ गई थी, वहीं पर इसका विजुलाइजेशन करीब 25 सेंचुरी बाद 1900 में हुआ। अब देखो 500 BCE में ये जो एटॉमिक थ्योरी आई थी जिसमें ये कंफर्म किया गया था कि एटम एक ऐसे इनविजिबल यूनिट होते हैं जिनसे एट द एंड मैटर ही बनता है। अब जैसे ये थियरी पब्लिश हुई, फिलोसोफर्स की दुनिया में एटम को विजुलाइज करने की रेस भी शुरू हो गई। अब क्योंकि हमारी आंखें सिर्फ एक सैंड पार्टिकल जितने छोटे चीजों को ही देख सकती थी, और वहीं इन एटम्स का साइज सैंड के मुकाबले 10 मिलियन टाइम छोटा होता है, इसीलिए वो फिलोसोफर्स एटम को विजुलाइज नहीं कर पा रहे थे। अंटिल 700 BCE में जब इजिप्शियन ने देखा कि जैसे ही ग्लास पर कोई लाइट गिरती है तो उसके पीछे की चीजें बड़ी दिखने लगती हैं। और एक तरीके से यही वो समय था जब लेंसेज बनाने का सिलसिला इजाद हुआ, और इन लेंसेज की हेल्प से एक नॉर्मल ह्यूमन अपनी आंखों से 100 गुना छोटी चीज लाइक डस्ट पार्टिकल तक को आसानी से देख सकता था। पर एज यू ऑल नो कि एटॉम का साइज अभी भी इससे मिलियंस टाइम छोटा था, और इसीलिए एटॉम को विजुलाइज करना फिर भी पॉसिबल नहीं था।
और अल्टीमेटली वो चीज पॉसिबल तब हुआ जब 17th सेंचुरी में फैब्रिक की क्वालिटी को चेक करने वाले ने एटॉम को विजुलाइज करने तक का रास्ता निकाल लिया। और ये कहना तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आज हम इसी की मदद से ही एटलीस्ट प्लैंक लेंथ के नजदीक पहुंच पाए हैं। दरअसल ये एक ड्रैपर थे जिसमें उन्हें फैब्रिक की क्वालिटी को चेक करना रहता था और जिसके लिए उनके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी था। और उस ग्लास की क्वालिटी इतनी खराब थी कि उस फैब्रिक की क्वालिटी को मेजर करना काफी टफ मालूम दे रहा था। और तभी उन्होंने खुद से ग्लास मैन्युफैक्चर सीखकर एक ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास बना दिया जो नॉर्मल मैग्नीफायर से 270 गुना ज्यादा पावरफुल था। मतलब अगर मैं इसे आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो इसकी हेल्प से 1 मिलीमीटर के 1000 पार्ट में से भी एक पार्ट को आसानी से देखा जा सकता था। पर अभी भी इनकी क्वालिटी कुछ खास अच्छी नहीं थी। इसीलिए इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये दो साइंटिस्टों ने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का फायदा उठाते हुए लेंसेज की क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज किया। और अब इन लेंसेज की वजह से ह्यूमन आइज लिटरली 1000 टाइम छोटी चीजें जैसे माइक्रोब्स तक को देख सकती थी। बट इन्हीं माइक्रोब्स की सबसे डिटेल्ड इमेज एक ऐसे माइक्रोस्कोप ने दिया जिसकी वजह से ही ह्यूमन आइज अपनी कैपेबिलिटी से बिलियंस टाइम छोटी चीजों को भी देख सकता था। एंड फॉर्चुनेटली इसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से आज हम एटॉम्स यहाँ तक उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन तक को विजुलाइज कर पाए हैं। और ये बात तब की है ना जब 1920 में ये पता चला एक सब एटॉमिक पार्टिकल मींस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आउटर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और इन्हें नॉर्मल माइक्रोस्कोप से विजुलाइज करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए साइंटिस्टों ने माइक्रोस्कोप को पावरफुल बनाना शुरू कर दिया और इसके चलते उन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करके एटम को देखने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया। और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लिटरली इतना ज्यादा पावरफुल था कि 10⁻⁻10 मीटर छोटी चीजों को भी इजिली देख सकता था। और इसी की हेल्प से साइंटिस्टों ने डीएनए, आरएनए, इवन प्रोटीन जैसे मॉलिक्यूल तक को स्टडी किया। लेट मी एक्सप्लेन आखिर कैसे। बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जितनी छोटी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होगी माइक्रोस्कोप उतनी ही छोटी चीजों का इमेज आसानी से ले पाएगा। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ 10⁻⁻10 मीटर मींस एक इलेक्ट्रॉन जितनी होगी तो वो सिर्फ एक एटम की ही इमेज ले पाएगा। और अगर हम वेवलेंथ को छोटी करते जाएंगे तो एटम के अंदर की चीजें भी दिखने लग जाएंगी। अब क्योंकि हम किसी चीज की वेवलेंथ को छोटी करते हैं तो इसकी एनर्जी बढ़ जाती है और यही वो मेन रीजन है कि साइंटिस्ट प्लैंक लेंथ को विजुलाइज नहीं कर पाए हैं। अब जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि प्लैंक लेंथ को विजुलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ 10⁻⁻35 मीटर होनी चाहिए। और अब क्या आप इसका मतलब समझ पा रहे हो कि इतनी छोटी वेवलेंथ को अचीव करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन को 10⁹ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक्सेलरेट करना पड़ेगा, जो कि आराम से 10⁻50 वोल्ट एनर्जी को कंज्यूम कर सकता है। अब जब हम इतनी एनर्जी को जनरेट करने की कोशिश भी करेंगे तो ऑब्वियसली मास भी बढ़ने लगेगा और एट द एंड मास इतना बढ़ जाएगा कि वो अपने आप में ही कोलैप्स होकर वहीं पर एक ब्लैक होल क्रिएट कर देगा। और शायद इसीलिए प्लैंक लेंथ को ही यूनिवर्स का सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ कहा जाता है, क्योंकि थियोरेटिकली इससे ज्यादा मास एक पर्टिकुलर जगह पर कंप्रेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे पहले वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो चुका होगा। टू मीन्स ऑल इन ऑल कि प्लैंक लेंथ से छोटी कोई लेंथ हो ही नहीं सकती। और इनफैक्ट प्लैंक लेंथ को भी विजुलाइज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।